मैं और भाई जिस वक्त कमरे में दाखिल हुए तो सामने का मंजर हम दोनों के ही होश उड़ा चुका था। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं गंग खड़ी सदमे के मारे कभी अब्बा को देखती तो कभी भाभी को। मेरे अब्बा उस वक्त फर्श पर ऊंधे मुंह गिरे पड़े थे। इनके माथे से खून निकलकर फर्श पर फैल रहा था। पास ही गुलदान टूटा पड़ा था जिसकी किरचियां अब्बा के हाथों में पेवस्त हो रही थीं। मेरी भाभी एक कोने में अपना मुंह छुपाए बैठी धारे मार मार कर रो रही थीं। इसने जब अपने शौहर यानी मेरे भाई को देखा तो मजीद बुलंद आवाज में रोते हुए अपना वजूद छुपाने लगी, क्योंकि इसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। इनके गालों और माथे पर खरोंचों के भी निशान थे। कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ था, जो कुछ नजर आ रहा था वो देखने के बाद मेरा दिलो दिमाग मानने को कतई तैयार न था कि मेरे अब्बा ने अपनी बहू के साथ कुछ गलत किया है। भाई भागकर भाभी के पास गए और इसे सीने से लगाकर पूछने लगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। भाभी ने हिचकी बांधी और जो बात बताई वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। भाभी रोते हुए कहने लगी कि मीसम, मैं और अंकल घर में अकेले थे। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अंकल ने मेरे साथ। भाभी धाड़े मारकर एक बार फिर रोने लगी थीं। कहने लगी कि ससुर जी को मैं बहुत इज्जत देती थी, मगर उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। इनके अंदर तो एक शैतान छुपा था जिसे आज मैंने वाजिया तौर पर देखा। आपकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए इस खातिर मैंने इन्हें गुलदान मारकर बेहोश कर दिया, वरना। भाभी के अल्फाज मेरा सर चकरा कर रख चुके थे। मुझे 1000% यकीन था कि मेरे अब्बा ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वो इंतहाई शरीफ और मासूम थे। उन्होंने तो आज तक कभी मुझे नजरें उठाकर देखने की कोशिश नहीं की थी। भला वो भाभी के साथ कैसे कुछ गलत करने की सोच सकते थे। मैं रोने लगी और भागकर अब्बू के पास गई। वो बेहोश हो चुके थे। मैं रोते हुए सख्त लहजे में बोली कि क्यों झूठ बोल रही हो भाभी। अब्बू ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ये भी तुम्हारा ही कोई नया खेल होगा। क्यों मेरे अब्बा पर इल्जाम लगा रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ऐसा करके? भाई जो पहले ही सदमे से आग बगोला हो रहा था, जब मेरे मुंह से ये सुना तो फौरन मेरे करीब आया और अगले ही लम्हे मेरी गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैं सिसक कर रह गई। इसके बाद वो बाहर गया और पानी से भरा हुआ जग लेकर आया और सारा अब्बा पर उंडेल दिया। अब्बा हड़बड़ाकर होश में आने लगे। इनकी सफेद दाढ़ी जो इनकी इज्जत और नेक नामी की गवाह थी, पानी से भीग चुकी थी। मगर भाई पर तो भाभी के आंसू अपना कमाल दिखा चुके थे। उन्होंने इसके बाद कुछ ऐसा किया कि मेरा वजूद कांप उठा। पहली बार भाई ने अब्बू को गिरेबान से पकड़कर उठाया था। भाई की इस गुस्ताखी पर मैं कांप उठी और फौरन भाई को भी वैसे ही गिरेबान से पकड़कर अब्बा से दूर करने लगी। मैं रोते हुए चिल्ला रही थी और चिल्लाकर इन्हें अब्बा से दूर कर रही थी, मगर भाई ने मुझे एक ही झटके से खुद से दूर किया और फिर अब्बा को मारने लगे। न आसमान गिरा था न जमीन फटी थी। मेरा मजदूर बाप जिसने हमारा पेट भरने की खातिर खुद कई कई दिन फाकों में गुजारे थे, आज उसी बाकिरदार बाप को मेरा भाई मार रहा था। मैं भाई के कदमों में गिर गई और इसे अब्बा को छोड़ने का कहने लगी, मगर इस पर तो जुनून सवार हो चुका था। वो तो ये भी भूल बैठा था कि ये शख्स इसका सगा बाप है। मुझसे जब कुछ ना बन पड़ी तो फौरन भागकर भाभी के पास गई, जो अब खड़ी सीने पर हाथ बांधे ये मंजर देख रही थीं। मैं भाभी के पास गई और रोते हुए कहने लगी कि खुदारा भाई को रोकें। वो जैसे अब्बा को मार रहे हैं, कहीं कुछ और ही गलत ना हो जाए। मगर भाभी के रोते हुए चेहरे पर उस पल अचानक एक मुस्कुराहट फैली थी। वो मुस्कुराते हुए चुपती हुई नजरों से मुझे घूर कर कहने लगी, परीशे रानी, क्या हुआ अब? निकल गई सारी चालाकी? जब तक मेरे कदमों पर गिरकर नाक रगड़ते हुए माफी नहीं मांगोगी और मुझे वो वीडियो और इसकी तमाम तर कॉपीज नहीं दोगी। भाभी के अल्फाज सुनकर मैं बेबसी से रोते हुए जमीन पर गिरी थी। ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी ही वजह से हो रहा था। मैं भाई का भला करने के चक्कर में अपने बाप की तकलीफ और तोहमत का बाइस बनी थी। मैंने एक नजर अब्बा को देखा और फौरन बुखलाकर भाभी के कदमों में गिर गई और बोली कि मुझे माफ कर दें। मैं आपका राज कभी भी भाई को नहीं बताऊंगी। अपने मोबाइल से वीडियो भी डिलीट कर दूंगी। बस अब्बा को बचा लें। इतना सुनना था कि मेरी भाभी ने फौरन मुस्कुराहट समेट कर चेहरे पर उदासी और कर्ब बेदार किया और फिर सिसकते हुए बोली, मीसम बस कर दें और मत मारें, वरना मर जाएंगे अंकल। बस अगर आज की मार इन्हें याद रही तो दोबारा ये मेरे साथ ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेंगे।
भाभी की बात सुनकर भाई रुक चुका था। वो अब्बा को वहीं छोड़कर भाभी के साथ कमरे में चला गया, जबकि मैं भागते हुए अब्बा तक आई और इन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आज जो हुआ था इसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोच रखा था। मेरे अब्बा किराते हुए एक ही बात कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, ये तोहमत है। मैं जानती थी मेरे अब्बा ऐसा नहीं कर सकते। मैं इन्हें बिस्तर तक लाई, इनके वजूद का जोर जोर दर्द कर रहा था। भाई तो आज हैवान बन बैठा था। दर्द और कमजोरी से अब्बा नींद की आगोश में चले गए तो मैं मोहल्ले के डॉक्टर को बुला लाई। इसने अब्बा को देखा तो कहने लगे, इन्हें किसने इतनी बेदर्दी से मारा है। मैं सर झुकाकर बात टाल गई कि शहर में किसी लड़ाई की जद में आ गए। अब्बा की टांगों में जोर खत्म हो चुका था। डॉक्टर प्लास्टर लगाकर चला गया और मैं अब्बा की हालत देखकर अंदर ही अंदर कुड़ने लगी। भाभी इस हद तक गिर सकती थी कभी सोचा नहीं था। अब तो इसकी वीडियो भी मोबाइल से डिलीट हो चुकी थी। अब्बा खाली पेट ही दवा लेकर आराम कर रहे थे, जबकि मैं भूखे पेट बैठी ये सोच रही थी कि अब अपना और अब्बा का पेट कैसे पालूंगी। भाई से तो उम्मीद रखना ही बेकार था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मेरे अब्बा मजदूर थे, इनकी उम्र काफी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो जवान बेटे के होते हुए भी मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। अम्मी के जाने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। मैं भी इन पर जान बांटती थी। मेरे अब्बा अमीर ना थे, बल्कि एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। इसके बावजूद उन्होंने मेरी आज तक हर ख्वाहिश पूरी की थी। मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और मेरी हर जरूरत को पूरा किया। वो कहा करते थे कि तबस्सुम मेरी आंखों की ठंडक है। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूं तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। ये मेरे हर जख्म का मरहम है। मैं बाबा की बातें सुनती तो मुझे बेहद अच्छा लगता, क्योंकि मेरे अब्बा ही मेरी पूरी कायनात थे। जिंदगी में बेहद उतार चढ़ाव आए। ऐसा भी वक्त आया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी ना बचा, मगर इसके बावजूद अब्बा कहीं से मांग कर मेरे लिए खाना ले आते। मुझे उन्होंने कभी ना नहीं किया था। वो घर के सारे काम भी खुद ही किया करते थे। मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देते। उन्होंने मेरी परवरिश बिल्कुल शहजादियों जैसी की थी, क्योंकि वो खुद ही एक बादशाह थे। शायद हर बेटी के लिए इसका बाप एक बादशाह हुआ करता है। भाई बड़ा हुआ तो अब्बा ने इसकी पसंद की लड़की के साथ इसकी शादी करवा दी। भाभी के लिए सिर्फ भाई की ही अहमियत थी, जबकि भाभी को घर में देखकर मुझे लगता था कि शायद मुझे एक अच्छी दोस्त और बहन मिल जाएगी। मगर भाभी का तो मिजाज ही कुछ और था। भाई ने पढ़ लिख कर नौकरी करना शुरू की तो अब्बा भी मजदूरी छोड़कर घर बैठ गए, क्योंकि भाई की तनख्वाह अच्छी थी। इससे हमारा गुजारा अच्छा हो जाया करता था। मगर धीरे धीरे भाभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब्बू मुझे किसी भी काम को हाथ ना लगाने दिया करते थे। सारा काम या तो भाभी करती या मेरे हिस्से के काम अब्बू कर दिया करते थे। भाभी को इस बात से अब चिढ़ होने लगी थी। वो जब भी मुझे कोई काम कहती तो मेरे अब्बू कहते कि वो मुझे बता दो, मैं करता हूँ, इसको पढ़ने दो। इन्हें अब मुझसे और मेरे अब्बू से चिढ़ सी होने लगी थी। भाई उस वक्त तक हमारे साथ अच्छा था। भाभी ने कितनी बार भाई को शिकायत लगाई कि आपकी बहन हर वक्त बैठी रहती है, मगर भाई ने कोई ध्यान ना दिया। वो कहने लगे इस घर में काम ही कितना होता है। अब्बू ने तो इसे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। कुछ वक्त गुजरा तो भाभी ने भाई के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया। अब्बा ने भी दोबारा से मजदूरी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे भाई ने भी हमसे हाथ खींच लिया था। अब्बा को भाई के सामने हाथ फैलाने पड़ते, मगर वो 150 के अलावा कुछ भी रकम अब्बा के हाथ पर न रखते थे। आखिरकार अब्बा ने मेरा और अपना खर्चा उठाने के लिए एक बार फिर से मजदूरी करना शुरू कर दी। वो सारा दिन मजदूरी किया करते थे। अब तो इनकी अच्छी सेहत भी ना रही थी। वो काफी बीमार रहने लगे थे, मगर इसके बावजूद वो मेरी खातिर काम करने जाया करते। एक बार भाई घर आया तो वो अपने साथ सुर्ख ताजा सेब लाया। इन्हें देखकर मेरा जी ललचाने लगा। दिल चाहा कि फौरन से उठाकर खा लूं। आज तो भूख भी बहुत लगी थी। मैंने भाई के लाए हुए सेब में से जो ही एक सेब उठाया तो फौरन भाभी ने मेरे हाथ से वो छीन लिया और कहने लगी कि खबरदार जो इन सेबों पर नजर भी डाली हो, ये मेरे शौहर के पैसों से आए हैं। मुझे इन सेबों की ज्यादा जरूरत है। इतना ही खाने का दिल कर रहा है तो अपने अब्बा से कहो, वो तुम्हें लाकर दे देंगे। भाभी हामला थी, इस वजह से भाई इसका हर नाज नखरा उठा रहा था और ये सेब भी उसी के लिए लाया था। मैंने जब ये अल्फाज सुने और भाई को भी भाभी को तायद करते देखा तो मेरे चेहरे पर जर्दी सी आने लगी। आंखों में आंसू आ चुके थे।
आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैंने चुपचाप इसे वापस शॉपर में रखा और कमरे में आ गई। रात को अब्बा घर आए तो वो एक सूखी तंदूर की रोटी और साथ थोड़ी बहुत होटल की बची हुई ग्रेवी लाए, जिसका जायका बेहद बुरा था। आज वो इतना ही कमा पाए थे कि ये ला सकें, इसलिए हम दोनों बाप बेटी ने बामुश्किल वही हलक से नीचे उतारा। जबकि भाई और भाभी ने तो आज खुशबूदार खाने बनाए थे, जिनकी खुशबू हमारी भूख और बढ़ाने लगी थी। मगर हमने इनसे कुछ भी ना मांगा और जो मिला उस पर शुक्र अदा करके सोने लगे। भाई ने तो अब सब कुछ अलग कर दिया था। मैं अपना और अब्बा का खाना अलग बनाया करती थी और वही खाती जो अब्बा लाकर देते। मेरा तो जैसे भाई की कमाई पर कोई हक ही न था। भाभी हामला थी तो मैं इनका थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाने लगी। मगर एक रोज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। भाभी अपने कमरे में खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थीं और वो जो बात कर रही थी वो सुनकर मेरी जान निकलने लगी। वो फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थीं और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में इसे अपने प्यार के दावे करते हुए कह रही थीं कि ये हामला होना तो सिर्फ बहाना है। बस जैसे ही अपनी थोड़ी और खिदमत और कुछ पैसे मीसम से निकलवा लूं तो फौरन घर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद मैं और तुम अपने अगले शिकार के लिए निकल जाएंगे। भाभी के ये अल्फाज सुने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने इनकी ये वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। इनकी एक एक बात और इनका हामला होने का ड्रामा मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी। इतना सच सबको दिखाने के लिए काफी था। मगर तभी मेरे मोबाइल पर कॉल टून बजने लगी। वो कंपनी वालों की जानिब से कॉल आई थी। मैंने उस वक्त को कोसा था जब मैंने मोबाइल साइलेंट नहीं लगाया था। भाभी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। पहले तो इनके औसान खता हुए, मगर फिर मेरी जानें बढ़ी और मोबाइल छीनने लगी। मैंने कहा कि अब आपकी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। मैं आपका सच भाई के सामने लाकर रहूंगी। आपकी वजह से मेरे अब्बू इस उम्र में भी मजदूरी कर रहे हैं। भाभी कुछ देर के लिए परेशान हो गई, मगर अब इनका भांडा मेरे सामने फूट चुका था। मैं कमरे में गई तो तभी अब्बा भी वहां आ गए और मुझसे खाना मांगने लगे। इनकी तबीयत कुछ खराब महसूस हो रही थी। मैंने इन्हें जो भी खाना बचा था वो दिया और दवा देकर सुला दिया। वो अपने कमरे में लेट चुके थे और मैं किचन में आकर थोड़ा बहुत काम करने लगी। मैं चौंक कर भाभी को देख रही थी, आखिर वो करने क्या वाली थी। इस वक्त जबकि अब्बा कमरे में सो रहे थे, भाभी चुपके से इनके कमरे में घुस चुकी थीं। आज से पहले तो उन्होंने कभी अब्बा के कमरे में जाने की जहमत नहीं की थी, तो फिर इस वक्त जाने का क्या मतलब था। मैं फौरन उठी और तजस्सुस से इनके पीछे जाने लगी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। मेरे दिल में कई वसवसे उभरने लगे। आखिर इस वक्त भाभी का अब कमरे में जाने का क्या मकसद था। नीम खुली खिड़की से मैंने अंदर झांक कर देखना चाहा। मेरा मोबाइल उस वक्त वहीं कमरे में पड़ा था जहां पर अब्बा सो रहे थे। नीम खुली खिड़की में मुझे भाभी नजर आ रही थीं, मगर जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्होंने अपने वजूद पर मौजूद कपड़ों को धीरे धीरे फाड़ना शुरू कर दिया, यूं जैसे किसी ने नोच कर फाड़ा हो। इसके बाद अपने हाथ में मौजूद चूड़ियों को तोड़ा और इनसे अपने वजूद पर कट लगाने लगी। मैं तो दंग रह चुकी थी। आखिरकार ऐसा करने की वजह क्या थी। वो खुद को जख्म लगाने के बाद अब्बा की जानिब बढ़ी। मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह चुकी थीं। आखिर इनका ऐसा करने का मकसद क्या था। उन्होंने वहां पड़ा गुलदान फर्श पर मारकर तोड़ा और तोड़कर मेरे अब्बा के सर पर मारते हुए इनका सर जख्मी कर दिया। वो जो पहले ही बुखार की शिद्दत में तप रहे थे, उस वक्त इन पर नीम बेहोशी सी तारी होने लगी। मैंने जब ये मंजर देखा तो भागकर दरवाजे की जानिब गई और चिल्लाती हुई दरवाजा खोलने लगी और बोली कि भाभी दरवाजा खोले, आखिर आप अंदर क्या कर रही हैं। तभी भाई भी आ गए और फिर जो मंजर भाभी ने पेश किया वो देखकर तो मेरा सर शर्म से झुका था। आखिर वो कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती थीं। मैंने रोते हुए आंखें खोली और सामने अपने अब्बा को देखने लगी जो अब टूटी हुई टांगों के साथ बिस्तर पर पड़े थे। भाभी ने मोबाइल से वो सबूत भी मिटा दिया था। वो किस कदर खतरनाक साबित हुई थी ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब तो अब्बा बिस्तर पर पड़ चुके थे और भाभी को अलग मौका मिल चुका था कि वो मुझे अजियत दे सके। भाई घर से जाता तो वो मुझे अपनी नौकरानी समझकर सारे काम करवाने लगती। अब तो भाई को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहने लगी कि अगर तुम सारा दिन नौकरानियों की तरह मेरा हर हुक्म मानकर काम करोगी तो मैं बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगी। वो भाई के जज्बात से खेलकर इनसे पैसे बटोरती रहती। भाई को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता
कि वो हमारे साथ क्या कर रही हैं। अब्बू की टांगों में शदीद दर्द रहता हो, इनकी टांगें टूट चुकी थीं। वो अपनी बेबसी पर रोने लगे थे, मगर अब क्या हो सकता था। मैं सारा दिन काम करती रहती और जब थक हार कर बिस्तर के करीब जाती तो उस वक्त भाई घर आ जाया करते। भाभी रोते हुए भाई से कहने लगी कि देखो ना, आज मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने तबस्सुम को ये काम करने को कहा, मगर इसने साफ मना करके कहा कि खुद कर लो, मुझसे नहीं होता। मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ मगर इसके बावजूद देखो, मुझे ही इसका कसूरवार ठहराती है। इसे तो मेरी हालत की भी कोई परवाह नहीं, मुझे धक्का देकर गिराने की भी कोशिश की है। मैं भाभी के मुंह से सब सुनती रह गई। भाई ने तो जब भाभी के मुंह से ये सुना तो मुझे धक्के देकर फर्श पर गिराते हुए बातें सुनाने लगे। उस रात इसने मुझे भी बहुत मारा और मार कर खबरदार करते हुए कहा कि आइंदा मेरी बीवी के साथ तुमने बदतमीजी की तो तुम्हारी भी तुम्हारे बाप की तरह टांगे तोड़कर इस चारपाई पर लिटा दूंगा। भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं रोने लगी थी। मुझे भाई और भाभी से बेहद खौफ आने लगा था। एक रोज सोचा कि हिम्मत करके भाई को भाभी के बारे में सच बता दूं, मगर फिर हिम्मत ना हो सकी क्योंकि इसने मुझे ही गलत ठहराना था। भाभी शायद इसे महसूस कर चुकी थी, इसलिए इसने इस बार ऐसा गंदा खेल खेला कि मैं संभल ही ना सकी। भाई उस रोज जल्दी काम पर चला गया था। जब रात को घर आया तो भाभी ने मुझ पर ही इंतहाई घटिया इल्जाम लगाया कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगी कि तुम्हारी बहन बदकिरदार है, मैंने आज खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इतना सुनना था कि भाई गुस्से से आग बबूला हो गया, इसने मुझे बहुत मारा। अब्बू बेबसी से कहने लगे कि ये इल्जाम है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मुझ पर लगाया गया। मेरी बेटी को मत मारो, ये सारा दिन मेरे पास थी, मगर भाई ने मुझे और अब्बा को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात के वक्त हम दोनों बाप बेटी घर से बाहर ही गिरे पड़े थे और मेरे अब्बा से लिपट कर मैं बहुत रो रही थी। आखिर भाई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। इसे अपनी कल की आई हुई बीवी पर इतना यकीन था जिसकी खातिर इसने मुझे और अब्बा को मारने से और घर से निकालने से भी गुरेज ना किया। अब्बा की टांगे अभी तक ठीक तरह से जुड़ी नहीं थीं। वो बामुश्किल लड़खड़ाते हुए मेरा हाथ थामे एक महफूज मकाम पर बैठकर मुझे अपने साथ लगाए आस पास देखने लगे। मैं बहुत घबरा चुकी थी। अब्बा कहने लगे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर कोई आंच भी नहीं आएगी। हम घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। सारी रात हमने यूं ही बैठे गुजार दी थी। अचानक जब मैं अब्बा के कंधे पर सर रखे हुए सो गई थी, मेरी आंख एक शोर के साथ खुली। मैं बुखलाकर आसपास देखने लगी कि ये शोर तो हमारे घर से आ रहा था। भाई बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। मैं और अब्बा परेशान हो गए, न जाने घर में क्या हुआ था। मैं फौरन उठकर घर के अंदर जाने लगी। जब घर के अंदर जाकर देखा तो जो मंजर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई भाभी को बहुत मार रहे थे, जबकि भाभी खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी। सामने ही पैसे और जेवरात से भरा बैग पड़ा था, यानी भाभी की असलियत सामने आ चुकी थी। वो आज घर से भागने वाली थी कि जरा सी आहट पर भाई की आंख खुल गई और इसने भाभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाभी मार खा के अधमरी हो चुकी थी। वो एक शख्स के साथ मिलकर कई वारदातें कर चुकी थी। भाई को भी इसने अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। भाई ने फौरन इसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये सब करने के बाद भाई कितनी ही देर अब्बा के कदमों में गिरकर धाड़े मार मार कर रोता रहा और माफी मांगता रहा, जबकि अब्बा ने इससे अपना मुंह फेर लिया था। वो कहने लगे, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने जो कुछ मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ किया है, वो भी कल की आई हुई लड़की के लिए, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। बहरहाल भाई हमें घर लेकर जा चुका था, मगर अब्बा ने भाई को कभी माफ ना किया। वो शर्मिंदा थे और दिलो जान से अब्बा की और मेरी खिदमत करने लगे। वो बहुत दुखी थे। हर रोज अब्बा से माफी मांगते रहे, मगर अब्बा जब तक जिंदा रहे उन्होंने भाई को माफ ना किया।